हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बढ़िया और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि अगले महीने में ही यानी कि 15 से 20 दिनों के बाद ही आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडीयू विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे उच्चतम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाले हैं और उसमें जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है सर जनरल साइंस में क्या क्या आता है, क्या टॉपिक्स आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के उनको डाउट है। ठीक है, उस डाउट को दूर करने के लिए आज मैं आपको कम से कम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन होंगे, ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन करा दूंगा 5 से 6 लेक्चर्स में मिला करके, या 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12 लेक्चर। तो देखो, और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा पूरी की पूरी। और सबसे खास बात ये रहेगी हमारी पीडीएफ और क्लास की कि आपका जो भी कंटेंट मिलने वाला है वो सबके लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, क्योंकि सब कुछ हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के रखा है। खाली ऑप्शन आपको इंग्लिश हिंदी में नहीं मिलेगा और लगभग क्वेश्चन में मिलेगा, किसी में मिसप्रिंट होगा और उसको हम सही कर लेंगे। और देखो, सबसे बढ़िया और जानकारी अच्छी वाली मैं आपको बताऊं तो देखो, जानकारी ये है कि जिस भी बच्चे को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो या चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जा करके ज्वाइन करो ग्रुप को और उसके बाद वहाँ पे पीडीएफ का ये लिंक या फिर पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो, अब अगर हम देखें कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है जनरल साइंस में। अब देखना किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे देखो हिंदी में क्या, श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। जो श्वसन तंत्र होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका क्या काम होता है। सांस लेना होता है भैया, सबको पता है, इसी को जनरल साइंस बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या कितने तुच्छ सवाल दिए गए हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। पंपिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल भी नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखो पूछ सकता है कि यहाँ पे पंपिंग ऑफ ब्लड, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हमारा हार्ट क्या काम करता है। क्या करता है? हमारा हार्ट क्या काम करता है। तो याद रखना, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो इसमें अगर हार्ट के बारे में पूछा होता तो ये ऑप्शन हो जाता। अगर किडनी के बारे में बोला होता, क्या किडनी के बारे में बोला होता तो एलिमिनेट वेस्ट हो जाता। ठीक है, और देखो, और ये तो हो ही गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर ब्रेक डाउन ऑफ फूड में क्या आएगा, इसको छोड़ो बाद में बताता हूँ। ठीक है, बताऊंगा लेकिन थोड़ी से बाद में बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और पूछे जाने की संभावना है, और इस पे आप मार्क भी कर लो कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इसको आप क्या करो, अपनी डायरी में, कॉपी में पेन से नोट करके रख लो। क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपुनर्जीवी, क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी मुझे थोड़ा पढ़ना नहीं आता, ऐसी कौन सी ऊर्जा का स्रोत है जो दोबारा से उत्पन्न हो सकता है और जल्दी खत्म नहीं होगा। इसको हिंदी में मैं थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पढ़ने में। अपुनर्जीवनीय, ठीक है, जो भी लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ने में हिंदी वीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे होते हैं, देखो सोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। कौन से? सोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि सोर्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं जो हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी देते हैं। एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, याद करो। जो रिन्यूएबल है वो दोबारा से हम उसको यूज कर सकते हैं। री का मतलब होता है पुनः। क्या होता है? री का मतलब होता है पुनः। दैट मीन वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब हम जो रिन्यूएबल सोर्स है उसकी जो एनर्जी है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसकी हम एनर्जी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यूज ओनली वंस।
ठीक है, सिर्फ एक बार आपको ऊर्जा देगा। अब देखो यहाँ पे जो सौर ऊर्जा या सोलर पावर देखें, ये तो भैया रिन्यूएबल है, ये खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप सूरज आज उगेगा, शाम को डूब जाएगा, अगले दिन फिर से आ जाएगा। विंड पावर, हवा की ऊर्जा जो है वो भी जब हवा चलेगी और हवा कभी खत्म नहीं होगी, आपको पता है, तो ये भी रिन्यूएबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पानी की मदद से, किसके, जल विद्युत ऊर्जा यानी कि पानी की मदद से बिजली को उत्पन्न करना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी रिन्यूएबल है। जब तक आपके पृथ्वी पर, आपके ग्रह पर पानी है, तब तक आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉसिल फ्यूल्स, क्या फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसा ईंधन है या फिर एक ऐसी ऊर्जा है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार खत्म हो गया तो बन तो सकता है, लेकिन उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम बात करिए जो जीवाश्म ईंधन है वो बनता कैसे, जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, इंसान लोग, डायनासोर, पेड़ पौधे जो भी थे, वो पहले बहुत पुराने समय में उनकी डेथ हो गई, मर गए, रॉक्स के नीचे दब गए और वही धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हो गए, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल है। और याद रखना, सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा और यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा, ये तीनों रिन्यूएबल सोर्सेज का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच कंपाउंड ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। ठीक है, इसका हिंदी में समझो। देखो, रक्त के कौन से घटक जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले अर्थ समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी आप कहीं खेल रहे हो, कूद रहे हो और आपको गलती से चोट लग जाए, क्या हो जाए, गलती से चोट लग जाए और खून निकलने लगे, आप कुछ देर बाद देखोगे जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ पर आपका खून जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है और पीले कलर का वहाँ पे पदार्थ इकट्ठा हो जाता है काफी सारा, और थोड़ा सा चिपचिपा होगा। कैसा होगा, चिपचिपा होगा। तो ये बोलता है कौन सा घटक जमने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो आपका ब्लड जम गया, उसके लिए कौन सा फैक्टर, कौन सा घटक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो याद रखना, प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। अब जिस इंसान के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं वो जीवित नहीं रह सकता। अगर उसका हाथ या पैर कहीं से भी जरा सा भी कट लग गया तो उसका खून कभी भी निकलना बंद ही नहीं होगा। तो याद रखना, प्लेटलेट्स जो होता है, या फिर आपको ऑप्शन में फाइब्रोनिजन देखने को मिल सकता है। फाइब्रोनिजन, ठीक है, फाइब्रोजन, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको फाइब्रोजन मिलने का देखने को। अगर ये नहीं है तो आप इसको प्लेटलेट्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। देखो, अब हिंदी में इसको पढ़ेंगे। हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान वृद्धि में सहायक होती है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया ये ग्रीन हाउस होता क्या है। क्या, ग्रीन हाउस अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है, उसका नाम तो सुनते आ रहे हैं कक्षा 5 से, कक्षा 5 से, लेकिन उसके बारे में उनको नहीं पता। क्या नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता। अगर पूछा जाता भूल जाते हैं। मेरे साथ भी होता था जब मैं 12th में आया। कब 12th में आया, तब जाकर के मुझे अच्छे से पता चला कि भैया ये ग्रीन हाउस होता क्या है। तो देखो, एक बात बताता हूँ। ग्रीन हाउस, देखो, ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। क्या होता है, हरा। और हाउस का मतलब होता है घर होता है। ठीक, ऐसा घर जो कि हरी चीज़ों से मिलकर के बना हो और उसमें गैसेज हों। क्या हो, गैसेज हों, उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब देखो, ये होता कैसे है। मान लो एक इतना बड़ी जगह हमने एक डब्बा आर्टिफिशियली बनाया और इस डब्बे को कांच से ढक दिया। क्या ढक दिया और इसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई। क्या किया, बहुत सारी सब्जियां उगाई। तो वो जो सब्जियां उगाते हैं उनको हम ग्रीन हाउस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब देखो, ये जो बन गया, ये घर बन गया, इसमें सब्जियां उगाई गई हैं, इसमें कुछ कीट पतंगे भी रहते होंगे, तो इसको हम ग्रीन हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस बोलेंगे। लेकिन याद रखो, अब इसमें होगा क्या। अब देखो, यहाँ से अगर ये कांच का बना होगा, याद रखना, ट्रांसपेरेंट कांच का बना होगा, इस कांच के आर पार हम देख सकते हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि सूरज की किरणें कुछ इस प्रकार से आएंगी, 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 इस प्रकार से आएंगी। ठीक है,
आएंगे और इसी में फंस जाएंगी और गर्मी को उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी? गर्मी को उत्पन्न करेंगी। ठीक, तो ये जो गर्मी की उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, आप तो बोलोगे भैया हम तो ऐसा कोई डिब्बा विब्बा बनाते नहीं है, ना तो हम ऐसा कोई घर बनाते हैं जिसमें सूरज की किरणें आए और एब्जॉर्ब हो जाएं और वो बाहर ना निकल पाए। देखो, अगर हम इनका यूज बताएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ होते हैं, तो याद रखना ग्रीन हाउस इफेक्ट उस जगह पे कराया जाता है जहां पर गर्मी कम पड़ती हो, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, तो वहां पे इस तरीके से ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ताकि वहां पे फल, सब्जी, इन सबको धूप की मदद से उगाया जा सके। गर्मी इसके अंदर आएगी और एकदम ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इसका तापमान बढ़ जाएगा और सब्जियां ग्रो कर पाएंगी जिसमें वो फेवरेबल कंडीशंस में। समझ में आया? अब देखो, एक हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जांपल अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। कार, जब भी हम एक कार के अंदर बैठते हैं तो शीशे से क्या होता है, कांच से क्या होता है, लाइट आती है और एकदम बहुत गर्मी उत्पन्न करती है, बहुत भयंकर वाली गर्मी उत्पन्न करती है। वो भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा। किसका बढ़ाएगा? ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएगा। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। तो इसमें यही पूछा गया कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60% अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस में यही होती है। कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। और ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम टू द पॉइंट, एकदम सटीक है, यानी कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस टॉपिक से बहुत तगड़ी है। क्या है? बहुत तगड़ी है। एकदम से इसको याद कर लो और डायरी पेन उठा करके उसको नोट कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखें। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन एकदम कौन सी क्लास का है? कौन सी क्लास का है? ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। कभी कभी 5th क्लास में भी, 6th क्लास में भी होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो याद रखना फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक, देखो कभी कभी आपको एसआई की जगह सीजीएस यूनिट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सीजीएस यूनिट पूछ सकता है। तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें आना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। क्या आना चाहिए? फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। और m की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स। ये होती है किसमें? ये भी एक यूनिट है, याद कर लेना। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है या एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके कम चांसेस हैं और आपको न्यूटन वाले की ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट? क्या? जो हम नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ ए लाइट। क्या? विच वन ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग प्रकाश का नहीं है? ठीक है, प्राथमिक रंग नहीं है। अब देखो लाल, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब देखो VIBGYOR। अब देखो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे करके दिया है, लेकिन उसके बाद भी नॉट प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसको हम देखेंगे डी ऑप्शन टिक कर देंगे क्योंकि ये प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी कलर होता है। क्या होता है? सेकेंडरी कलर होता है। ओके, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी? क्या? पेनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि मानव शरीर में पेनक्रियाज का क्या कार्य है? मानव शरीर में पेनक्रियाज का क्या कार्य होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है। अब देखो ऑप्शन देखो, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन,
डाइजेशन ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो देखो जो पेनक्रियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेनक्रियाज का जो फंक्शन होता है इंसुलिन का उत्पादन करना। क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन करना। लेकिन अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो ये क्या हो जाता, आपका आंसर करेक्ट ये होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती है कि यहाँ पे पेनक्रियाज ना दे करके इंटेस्टाइन दे दी जाए। क्या दे दिया जाए? इंटेस्टाइन दे दिया जाए, वो भी स्मॉल वाली। कौन सी? स्मॉल वाली। तब यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी आप लिख सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन? MO शॉर्ट में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और एक ब्रेन का पार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। अगला देखेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त की छानबीन कौन करता है? उसको छानता कौन है? किडनी। कौन करती है? किडनी। इनको भी आप एक बार याद कर लें। और पंप कौन करता है? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो अभी हम कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो वही हुआ ना जो मैंने बोला कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछ लिया अगले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन हिंदी में देखो, मानव शरीर में खून से अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यानी कि क्या करने के लिए? वेस्ट प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना किडनी। क्या? किडनी। हिंदी शायद किडनी की गलत लिखी, गुर्दे लिखा, आप मुझे हिंदी में नहीं पता किडनी को क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको किडनी ही बोलते हैं। ठीक है, किडनी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, पता नहीं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति के लिए मापन की इकाई क्या? ये भी कक्षा 9 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। इसको आपको याद ही करना है, इसमें आपको कोई ट्रिक या तरीका नहीं है मैं समझा सकूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है HZ। HZ बोले तो इसको हर्ट्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? H हर्ट्ज पढ़ते हैं। और इसकी डिस्कवरी हेनरी हर्ट्ज ने की थी। किसने? हेनरी हर्ट्ज ने की थी, इसलिए इनका नाम हेनरी हर्ट्ज, H हर्ट्ज लिख दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर प्रकृति स्वरूप मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्या? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? याद रखना नेचुरली अकरिंग। क्या? नेचुरली अकरिंग। ह्यूमन मेड नहीं बोला गया। क्या? ह्यूमन मेड नहीं बोला गया। तो याद रखना डायमंड नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यानी कि जो हीरा है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। पौधों द्वारा सूरज की किरणों को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एकदम 8th क्लास का सवाल है, 7th क्लास का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल। ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। अब देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में मिले और सेम रिपीट हुआ। और याद रखना ये सब PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। तो याद रखना पंपिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? हृदय होता है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है Which of the following is an example of renewable source of energy?
याद करो, सबसे पहला या दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोला गया था? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया था। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल दिया है। क्या बोल दिया? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल दिया गया है। यानी कि ऐसी ऊर्जा, प्रकृति की एक ऐसी ऊर्जा जिसका हम दोबारा से पुनः इस्तेमाल कर सकें। देखो, पुनर्जीवनीय, क्या? पुनर्जीवनीय स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन सा? कोयला? बिल्कुल नहीं, कोयला तो खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी, अभी है यूज करो, खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में पाई जाती है। किसमें? रिन्यूएबल सोर्सेज में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर। पानी के केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, पानी के केमिकल फॉर्मूले को H2O बोलते हैं। अब देखो, जो ये ऑप्शन है आपको ये भी पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना, ये CO2 है। क्या है? CO2, और इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे जैसे कि अभी पानी का पूछ लिया, क्या पता एग्जाम में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ ले, ठीक है? तो CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है, याद रखना, CO2 होता है। अब देखो, आपसे दूसरा एक और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मैं बताता हूँ क्या पूछ सकता है। NaCl नस्लिक लिखा है, गलत लिखा है, इसको NaCl पढ़ते हैं और इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम, ये इसका सिंबल है, याद रखना। NaCl, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये सिंबल नहीं है। देखो, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है? अब C6H12O6 इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूछ ले। क्या? जब डाइऑक्साइड बोले तो 2 ऑक्सीजन लगा देना है, जब मोनोऑक्साइड पूछे तो CO ही लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और एक चीज, अमोनिया याद कर लेना। कौन सा? अमोनिया, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। NH3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NH3 बोलते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लेना। सारे के सारे इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ विजन। कौन सी विटामिन स्वस्थ दृष्टि की रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके खाने की वजह से हमारी आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ता है, या फिर अगर हम उसे ज़्यादा खाएंगे तो हमारी आंखों की दूरदृष्टि है या फिर जो आंखों की प्रभाव है उस पर कम पड़ता है और वो अच्छी रहती है। तो याद रखना, विटामिन ए। और हमको ये अच्छा सोर्स कहाँ से मिलता है? विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है कैरेट में होता है। कहाँ पे होता है? कैरेट में होता है, बीटरूट में होता है, यानी कि चुकंदर में होता है, बीट में होता है, गोल्डन राइस में होता है। किसमें? गोल्डन राइस में होता है। इसे हम बासमती राइस नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ, देखो, पृथ्वी के केंद्र में प्रमुख घटक क्या है? याद रख लेना, लोहा। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके सेंटर में यहाँ पे जो भी एलिमेंट पाया जाता है वो क्या है? तो याद रख लेना Fe बोले तो आयरन। Fe एक साइंटिफिक सिंबल है आयरन का। क्या है? साइंटिफिक सिंबल है आयरन का। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है What is the smallest unit of an element that retains its chemical properties? देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ लो। आप क्या करो? पढ़ लो और इसको डायरी में नोट भी कर लो। क्वेश्चन का अगर हिंदी मतलब पढ़ें तो कहता है तत्व का सबसे छोटा इकाई जो अपनी रासायनिक गुणों को धारित करती है उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, इसको हम एटम यानी कि परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। और ये एटम की डेफिनेशन भी है। क्या है? ये एटम की डेफिनेशन ही है। क्या है? एटम की साइंटिफिक डेफिनेशन ही है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क करा दिया, आप मार्क कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस गॉड। यानी कि अगर आप एक सॉलिड ले लो, एक ठोस पदार्थ ले लो, और उसको किस प्रोसेस से गुजारो कि डायरेक्टली वो गैस में बन जाए, वो पानी ना बने, सीधे क्या बन जाए? गैस बन जाए। हिंदी में पढ़ो, तत्व को बिना तत्वीय रूप में सीधे
रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रख लेना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। याद करो, एक रुपए की टिकिया आती है, उसको हम कपूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपूर बोलते हैं। अगर आप उसे हीट करो, गर्म करो, तो पहले पानी में नहीं कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता, सीधे वेपर बन जाता है। क्या बनता है? वेपर बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और अब देखो, दो डिफरेंस है, बाष्पीकरण और संकुचन में क्या फर्क होता है वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे सब्लिमेशन का आपसे पूछ लिया गया, वैसे ही एक प्रोसेस दे दी जाएगी, उसका आंसर इवापोरेशन होगा। तो उसका मैं बता देता हूँ। इवापोरेशन जो होता है, क्या इवापोरेशन एक क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पानी, एक लिक्विड, एक द्रव्य गैस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंडेंसेशन स्टेट में क्या होता है? ये नेचुरली नहीं होता है, कंडेंसेशन नेचुरली नहीं होता। अगर हम इसे मैनमेड तरीके से, कैसे मैनमेड तरीके से इसे गर्म करें, यानी कि हम गैस पे हीटर पे रख करके इसको गर्म करें और तब ये गैस में कन्वर्ट हो, तब इसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। लेकिन ठीक है, और यहीं पर अगर वो नेचुरली अपने आप हो जाए, यानी कि जो तालाबों में, नदियों में, नहरों में, समुद्रों में देखने को मिलता है, उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन जो हमारे किचन में देखने को मिलता है, मम्मी दाल बना रही है, उसमें से जो पानी है वो उड़ गया, रोटी गीली, आटा गीला था वो सूख गया, वो आपका कंडेंसेशन होता है। ठीक है, याद रखना। और मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। आपको पता ही होगा, अगर किसी भी चीज़ को हमें पिघलाना है, उसे गर्म कर दो, पिघल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? क्या पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो याद कर लेना, पृथ्वी में सबसे ज्यादा, क्या पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि केमिकल सिंबल क्या है आयरन का, तो इस केमिकल सिंबल क्या होता है? Fe होता है। Fe यानी कि आयरन। और मैं कुछ केमिकल सिंबल आपको बताऊंगा, वो आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आपके वो भी पूछे जा सकते हैं। ये Fe हो गया आयरन का। किसका हो गया? आयरन का हो गया। लेकिन आप याद कर लो किसका? Na बोले तो सोडियम। क्या होता है? सोडियम। Cl क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। Au गोल्ड। Hg मरकरी। Pt प्लेटिनम। ठीक है, और Pd पैलेडियम। K यानी कि पोटेशियम। ठीक है, और कोई? S सल्फर। H हाइड्रोजन। He हीलियम। तो इसको आप एकदम याद कर लेना। जैसे आपसे आयरन का पूछ लिया, ऐसे आपसे सोडियम का, क्लोरीन का, ऐसे करके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबको पता होगा, जुपिटर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, तो चलो ठीक है, आज इतने हमने क्वेश्चन किए, बहुत क्वेश्चन किए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 20 से 25 क्वेश्चन थे। देखो, क्लास खत्म मत करना है, ये सोचो कि भाई अभी सर ने करा दिए 20 से 25 क्वेश्चन खत्म हो गई, नहीं, रुको, थोड़ा वेट करो। मैं कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, वो क्यों ज़रूरी है? आपका लेक्चर्स लगाना क्यों ज़रूरी है? पास तो आप ऐसे ही कर जाओगे ना। पास हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना? पास नहीं करना, हमें एकदम अच्छे नंबर लाने, रैंक लानी है। और याद रखना, आपको सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं मिलनी चाहिए। क्या? सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं मिलनी चाहिए। याद रखना, यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरीके की सीट्स होती हैं। एक रेगुलर सीट होती है। क्या? रेगुलर सीट होती है। एक सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। क्या होती है? सेल्फ फाइनेंस होती है। याद रखना, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तब आपको रेगुलर सीट मिलेगी, आपके बेकार नंबर आएंगे तो सेल्फ फाइनेंस मिलेगी। आप एक ही क्लास में पढ़ोगे बच्चों के साथ, लेकिन रेगुलर वाले बच्चों की कम फीस लगेगी। क्या? कम फीस लगेगी, और सेल्फ फाइनेंस वालों की ज़्यादा लगेगी। क्या? ज़्यादा लगेगी। रेगुलर वाले की अगर 100 रुपये लग रही है, तो सेल्फ फाइनेंस वाले की 500 रुपये लगेगी फीस। तो
तो याद रख लेना, हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि अपने पैसे को बचाना है और अपनी भविष्य को सुधारना है। क्या? भविष्य को सुधारना है, ताकि अपने आने वाले कल को हम एक बेहतर रूप दे सके, ताकि आज हम 4 घंटे की मेहनत कर लें, क्योंकि भविष्य में हमें 12 घंटे काम ना करना पड़े। अगर आप 4-4 घंटे आज पढ़ोगे तो आपको भविष्य में 12 घंटे काम करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए आपको आज 4 घंटे पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन कर लेना है। अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे मुझसे, मेरा नाम सिद्धार्थ है, वहाँ से मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसका लिंक, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सीक्रेटली। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हम लेकर के आएंगे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके, किसके लिए, इसी के लिए, यानी कि जनरल साइंस के बहुत 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 20 से 25 के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।